स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत का बजट पेश किया है, केंद्रीय बजट पेश किया है और उन्होंने इस दौरान कहा भी, कई बातें उन्होंने की है। आत्मनिर्भरता को अपना मार्गदर्शक मानते हुए हमने घरेलू मैन्युफैक्चरिंग क्षमता, ऊर्जा सुरक्षा बनाई है और जरूरी आयात पर निर्भरता कम की है। साथ ही हमने यह भी सुनिश्चित किया है कि सरकार के हर काम से नागरिकों को फायदा हो, रोजगार पैदा करने, कृषि उत्पादकता, परिवारों की जो शक्ति है खरीदने की और लोगों को यूनिवर्सल सर्विस देने के लिए सुधार किए गए हैं। उन्होंने कहा, इन उपायों से लगभग 7% की हाई ग्रोथ रेट मिली है और हमें गरीबी कम करने और हमारे लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में काफ़ी मदद मिली है। बजट में पीसीबीए पार्ट्स, कैमरा मॉड्यूल्स, कनेक्टर, वायर्ड हेडसेट के रॉ मटेरियल, माइक्रोफोन और रिसीवर, यूएसबी केबल, फिंगरप्रिंट रीडर, मोबाइल फोन सेंसर की कस्टम ड्यूटी को खत्म कर दिया गया है। इसके साथ ही बीमा क्षेत्र में 100% निवेश की छूट से बीमा प्रीमियम में भी कमी आ सकती है और कपड़ा और चमड़ा उत्पाद भी सस्ते हुए हैं। इसके साथ ही 36 कैंसर और जीवन रक्षक दवाओं को कर मुक्त कर दिया गया है। 6 दवाओं पर ड्यूटी घटाकर 5% कर दिया गया है। इसके अलावा जिन सेक्टर्स में कस्टम ड्यूटी में बढ़ोतरी की गई है, यानी जो चीज़ें महंगी होने वाली हैं, उनमें सबसे ऊपर शराब, स्क्रैप और खनिज शामिल हैं। बता दें कि शराब, स्क्रैप और खनिज महंगी होंगी। एक बार फिर बात कर लें जो वस्तुएं सस्ती हुई हैं। कपड़े हैं, लेदर आइटम हैं, सिंथेटिक फुटवेयर, चमड़े के उत्पाद, कैंसर, शुगर की 17 दवाएं ड्यूटी फ्री, लिथियम आयन सेल, मोबाइल बैटरियां सस्ती होंगी, सोलर ग्लास सस्ते होंगे, मिक्स्ड गैस, सीएनजी, ईवी, माइक्रोवेव ओवन, विमानों का ईंधन और विदेश यात्रा सस्ते होने जा रहे हैं। Atmanirbharta as a lodestar. We have built domestic manufacturing capacity, energy security, and reduced critical import dependencies. Simultaneously, we have ensured that citizens benefit from every action of the government, undertaking reforms to support employment generation, agricultural productivity, household purchasing power, and universal services to people. These measures have delivered a high growth rate of around 7% and helped us make substantial strides in poverty reduction and improvement in the lives of our people. वहीं सदन में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करने के दौरान कहा कि आज हम एक ऐसे बाहरी माहौल का सामना कर रहे हैं जिसमें व्यापार और बहुपक्षवाद खतरे में है और संसाधनों और सप्लाई चेन तक पहुंच बाधित है। नई टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन सिस्टम को बदल रही है, जबकि पानी, ऊर्जा और जरूरी खनिजों की मांग तेजी से बढ़ रही है। भारत विकसित भारत की ओर आत्मविश्वास से कदम बढ़ाता रहेगा, जिसमें महत्वाकांक्षा और समावेश को संतुलित किया जाएगा। बढ़ती अर्थव्यवस्था को और बढ़ते व्यापार और पूंजी की जरूरतों के साथ भारत को वैश्विक बाजारों के साथ गहराई से जुड़ा रहना चाहिए, ज्यादा निर्यात करना चाहिए और स्थिर लंबे समय के निवेश को आकर्षित करना चाहिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना बजट पेश करते हुए किसान क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाले लोन की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी है। इससे किसानों को कृषि कार्य को समय से करने में काफी फायदा होगा। 50,000 अटल टिंकर लैब की स्थापना की बात भी कही गई है। आईआईटी की क्षमता बढ़ोतरी करते हुए देश के 23 आईआईटी संस्थानों में सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी। 5 आईआईटी को बेहतर शिक्षा संवर्धन के लिए अलग से राशि दी जाएगी। आईआईटी और भारतीय विज्ञान संस्थान में पीएम रिसर्च फेलोशिप दी जाएगी। एआई की शिक्षा के लिए 500 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। मेडिकल की पढ़ाई के लिए 10,000 सीट की बढ़ोतरी की जाएगी। अगले 5 सालों में इसे 75,000 सीट तक बढ़ाया जाएगा। बजट से साफ दिखता है कि देश में गरीबी कम करने पर जोर दिया गया है। यह भी बता दें कि बजट के बाद शेयर बाजार में हाहाकार मच गया। Environment in which trade and multilateralism are imperiled and access to resources and supply chains are disrupted. New technologies are transforming production systems while sharply increasing demands on water, energy, and critical minerals. India will continue to take confident steps towards Viksit Bharat, balancing ambition with inclusion. As a growing economy,
with expanding trade and capital needs, India must also remain deeply integrated with global markets, exporting more and attracting stable long-term investment. बजट के बाद नेताओं की क्या प्रतिक्रिया है उसे जरूर सुनेंगे, क्योंकि नेताओं की प्रतिक्रिया, चाहे बीजेपी नेता हो, पक्ष के नेता हो या विपक्ष के नेता हो, सभी अपनी अपनी प्रतिक्रिया देते हैं इस बजट के बाद। आइए सुनते हैं बीजेपी नेताओं ने क्या कुछ बजट को लेकर कहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी को और आदरणीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने 2047 का भारत कैसा होगा, 3 कर्तव्य के बारे में बताया, 6 मुद्दे जो महत्वपूर्ण इस भारत के विकसित के लिए होंगे उसके लिए बताया, कई योजना के बारे में उन्होंने बताया, चाहे वो हाई स्पीड रेल का जो कॉरिडोर हो, सेमीकंडक्टर का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने का मामला हो, चाहे वो फिशरी से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो जल मार्ग के बारे में एक तरह से कारखाना से लेकर पूरी तरह जल मार्ग के परियोजना की चर्चा किया है, और कई चीजें कैसे मेडिकल कॉलेज, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, कैसे डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल में आईसीयू और वहां पर पूरा ट्रॉमा सेंटर का यूनिट बनाने का निर्णय लिया है। इसलिए और मैं विस्तार से आपको बात आपके बीच में करूंगा, लेकिन आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को धन्यवाद देता हूं कि 2047 के भारत के लिए जो नींव आज उन्होंने रखा है, इसके लिए आशाओं का बजट है और एक स्थायी अर्थव्यवस्था के सुधार का बजट है। प्रत्येक क्षेत्रों में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र रहा हो या रोजगार सृजन का क्षेत्र रहा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को चाहे परिवहन और रेल के संदर्भ में रहा हो या पर्यटन विकास के क्षेत्र में रहा हो, मैं समझता हूं कि ये एक दूरगामी बजट है। और इस बजट के जो परिणाम हैं, वो चाहे युवा हो, किसान हो, महिलाएं हो, इनको जो प्राथमिकता देकर किया गया है, मैं समझता हूं कि एक जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसका एक ईमानदार एक्सरे है, और निश्चित रूप में ये एक बजट जो है आर्थिक समृद्धि की नींव रखने वाला बजट है। जी सर, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें भी ऐड करी गई, आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट की बात की गई और कंटेंट क्रिएटर, उनके लिए भी जो है एक नहीं, देखिए बहुत सी चीज़ सस्ती भी हो, जैसे माइक्रोवेव है, ओवन है, मोबाइल फ़ोन है, ईवी बैटरी है, जूते हैं, कैंसर से संबंधित दवाएं हैं, शुगर से संबंधित दवाएं हैं, ये सारी चीज़ों को कम करने की कोशिश की गई है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो अनुमान था 4.5 से नीचे राजकोषीय घाटे का, अद्भुत है कि 4.4 के आसपास राजकोषीय घाटा रहा है, और अगले लक्ष्य को उन्होंने 4.3% राजकोषीय घाटे के। आज का बजट विकसित भारत और भारत की संस्कृति दोनों को मिलाकर बनाया गया है। भारत को बायोफार्मा हब के रूप में डेवलप किया जाए, मेडिकल हब के रूप में डेवलप किया जाए, खुद भारत के लोगों की हेल्थ की चिंता के साथ बाहर से लोग आकर यहाँ पर अपना ट्रीटमेंट कराना चाहें, इस तरह का प्रोसीजर किया गया है। टूरिज्म को बढ़ाने के लिए कॉरिडोर्स को डिक्लेयर किया गया है, और टूरिज्म के लिए अलग से ट्रेनिंग देने के लिए प्रोविजन किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई है, आयुर्वेद की बात की गई है, टैक्स प्रोसीजर्स को सिंप्लीफाई करने की बात की गई है। तो मुझे लगता है 2047 के विकसित भारत को जिस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, उसका पूरा रोड मैप इस बजट में रखा गया है। देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार चीन और भारत के बारे में लगातार उनका बयान आता है। इस बार उन्होंने चीन और भारत के बारे में क्या कुछ कहा है? उन्होंने कहा है कि चीन का स्वागत है, वे आए और तेल पर एक शानदार डील करें। हमने पहले ही एक डील कर ली है। भारत आ रहा है और वे ईरान से खरीदने के बजाय वेनेजुएला से तेल खरीदेंगे। हमने डील का कंसेप्ट पहले ही बना लिया है। I don't know anything about that, but I'll tell you what, China is welcome to come in and would make a great deal in oil. You know, we welcome China.
we've already made a deal. India is coming in and they're going to be buying Venezuelan oil as opposed to buying it from Iran. So we've already made that deal, the concept of the deal. But China is welcome to come in. ओलंपियन सेटलर शाइना नेहवाल ने कहा है कि मैं इतने बड़े लेवल की मैराथन आयोजित करने के लिए इंडियन नेवी को बधाई देती हूं। उन्होंने कहा है कि मुझे ये देखकर बहुत गर्व हो रहा है कि लगभग 14,000 लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है। ऐसा लगता है कि लोग फिटनेस को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। बस कुछ ही समय की बात है जब भारत भी एक स्पोर्टिंग देश बन जाएगा। First of all, I would like to congratulate Indian Navy for conducting such a high-level marathon, and I think it's their second year. And this time, I'm so proud to see that almost close to 14,000 people have participated, and such a nice atmosphere. You know, everyone is liking fitness nowadays in India, and that's showing that all these marathons are working really well. And with that, Government of India is coming up with Fit India. You know, I've taken part recently in one of the events, and there are a lot of cyclothon happening, lot of marathons happening. So this means that people are taking fitness very seriously and they are eating healthy. Everyone wants to stay active, and of course the job is sometimes making you a little tired and stressed out by the end of the day. But I will still request all the people out there to continue training every day, keep your body fit and relaxed, and also make sure you're eating healthy, because that's the only way you will think well, work better. And being a sports person, I would like to see a lot more upcoming sports person in different sports. And in the future, if you are thinking of conducting Olympics in India, then I hope that we can beat the likes of China, America and Australia in the medal tally as well. So I think we are going in the right direction. It's just a matter of time when India will become a sporting nation as well and bring many more medals to the country. Yeah. केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि भारतीय नौसेना ने हाफ मैराथन का आयोजन किया। नेवी देश की तटों की रक्षा तो करते हैं, लेकिन उसके साथ ही प्रधानमंत्री की फिट इंडिया मूवमेंट को बढ़ावा देने के लिए भी कार्यक्रम करते हैं। 13,500 से अधिक दिल्ली वासियों ने हाफ मैराथन में भाग लिया। 24 देशों के लोगों ने भी इसमें भाग लेकर फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि मैं नेवी का अभिनंदन करता हूँ। आज हाफ मैराथन की सेकंड एडिशन का आयोजन करा। इंडियन नेवी देश की तटों की रक्षा तो करते हैं, लेकिन उसके साथ प्रधानमंत्री जी के फिट इंडिया मूवमेंट को भी बढ़ावा देने के लिए भी कार्यक्रम करते हैं। 13,500 से अधिक दिल्ली वासियों ने हाफ मैराथन में भाग लिया। 24 कंट्री के लोगों ने भी इस मैराथन में भाग लेके फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाया है। मैं नेवी को अभिनंदन करता हूँ। ऐसे ही सोशल कोज के साथ काम करने से देश हेल्दी बनता है और देश विकसित बनता है। मैं मानता हूँ कि नेवी के द्वारा आयोजित आज की हाफ मैराथन नहीं केवल फिटनेस को बढ़ावा देगी, लेकिन विकसित भारत में देश के युवा और देश के नागरिकों की भागीदारी को भी प्रोत्साहित करेगी। धन्यवाद। सरकार लगातार फिटनेस को लेकर काफ़ी जागरूक है, चाहे वो संडे जोन साइकिलिंग हो, चाहे फिट इंडिया मूवमेंट हो, चाहे प्लॉग रन हो, तमाम तरीके से लोगों में एक फिटनेस की जागरूकता ला रही है। तो आप भी खुद संसद तक साइकिलिंग किया करते थे, संसद में साइकिल से जाया करते, तो इस चीज़ को कैसे देखते हैं? फिटनेस की कितनी महत्वपूर्ण है आज की डेट में? मोदी जी ने जब देश आज़ादी का शताब्दी दिवस मनाता हो, तब हमें विकसित भारत बनाना है, इस संकल्प हम सबको दिया है। और कोई भी राष्ट्र को विकसित बनना है तो उसकी प्राथमिकता है कि देश के नागरिक स्वस्थ रहे, और देश के नागरिक को स्वस्थ रखने के लिए देश के हर नागरिक फिट रहे, वो आवश्यक है। इसलिए फिट इंडिया से हम देश के नागरिक को स्वस्थ रखते हैं, और स्वस्थ राष्ट्र ही समृद्ध राष्ट्र बन सकता है। मोदी जी के समृद्ध राष्ट्र बनाने की ये विचार और कल्पना को साकार करने के लिए हम फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं।
चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री जयवीर सिंह ने कहा है कि जो भी बुलडोजर की कार्रवाई होती है वो अवैध निर्माण और अवैध संपत्ति पर होती है। पूरी तरह कानून का पालन करते हुए वो कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है। किसी भी निजी संपत्ति पर कभी कोई बुलडोजर नहीं चला है। मैं समझता हूँ जो भी बुलडोजर की कार्रवाई होती है अवैध निर्माण पे होती है, अवैध संपत्ति पे होती है, जो पूरी तरह कानून का पालन करते हुए तब वो कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है। किसी की निजी संपत्ति पे कभी कोई बुलडोजर न चला है, न आगे चलेगा। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने कहा है कि अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की प्राथमिकता मां माटी मानुष से हटकर वंशवाद की राजनीति हो गई है। उनके लिए अपने नहीं, मां मानुष और माटी वाली सिर पर चढ़कर बोल रही है। अब वो मां मानुष और माटी की जगह पर वो बुआ और भतीजे तक सीमित हो गई है। भतीजे का हित आज बंगाल के हित से भी सर्वोपरि हो गया है और मैं समझता हूँ ये पूरी बंगाल की जनता देख रही है। नहीं, मां मानुष और माटी वाली ममता जी की ममता आज सिर पर चढ़कर बोल रही है। अब वो मां मानुष और माटी की जगह पर वो बुआ और भतीजे तक सीमित हो गई है। भतीजे का हित आज बंगाल के हित से भी सर्वोपरि हो गया है और मैं समझता हूँ ये पूरी बंगाल की जनता देख रही है। नहीं, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा बीएसएफ को जमीन न दिए जाने पर बीजेपी नेता निशीथ प्रमाणिक ने कहा है कि मैं सीमा इलाके के पास गया था। वे बंजर बेकार जमीनें हैं जिन्हें खाली छोड़ दिया गया है। जमीन के मालिक बॉर्डर फेंसिंग के लिए जमीन देने को तैयार है, लेकिन राज्य सरकार इसे मंजूरी नहीं दे रही है। जमीन राज्य का मामला है और केंद्र सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती। मुझे नहीं पता कि राज्य सरकार जमीन क्यों नहीं दे रही है या इसके पीछे उनका मकसद क्या है। देखिए, पहली बात तो ये है कि जब मैं गृह मंत्रालय में मैं जब एमओएस के नाते वहाँ पर राष्ट्रमंत्री के नाते मेरा कर्मरत था, उस समय मैंने ये जो बॉर्डर है अनफेंस्ड एरिया है, मैंने उसमें प्रवास किया और लोगों के साथ बात किया जिन लोगों का ज़मीन है। तो वो सभी जो जीरो लैंड का ज़मीन है जहाँ पर फेंसिंग होने वाला है या होगा, होने का परिकल्पना है, वो सभी जो ज़मीन है वो बंजर पड़ा रहता है। ना तो खेती कर सकते हैं, ना कुछ वहाँ पर वो लोग जो है एग्रीकल्चर की वर्क कर सकते हैं, क्योंकि दोनों साइड का जो तनाव रहता है बांग्लादेश और इंडिया का बीएसएफ, उस बीच में किसान जाकर खेती नहीं कर सकते। तो किसान भी चाहते हैं कि वो ज़मीन सरकार ले ले, लेकिन आप लोगों को पता है कि लैंड इज़ अ स्टेट मैटर। जो संवैधानिक जो ढांचा है उस हिसाब से केंद्र सीधा जाकर जो है किसान से वो जमीन नहीं ले सकते हैं, वो राज्य के माध्यम से ही करना है, ऐसा ही संवैधानिक पद्धति है। अगर हम लोग डायरेक्टली लेने का प्रयास करें तो राज्य सरकार हमारे ऊपर कार्रवाई भी कर सकते हैं। तो हम लोग जो है संविधान का जो है उल्लंघन नहीं करना चाहते हैं और बार बार राज्य के पास वो जमीन मांगा गया है। किसान देने के लिए तैयार है, जिसका जमीन है वो देने के लिए तैयार है। जिसका जमीन है वो तो कहते हैं अगर हम जमीन दे देंगे लैंड यूजर सर्टिफिकेट मिलेगा, अगर उनका घर में कोई शिक्षित अगर युवा या युवती होगा तो उनका भी जॉब मिलेगा। तो बहुत सारा उल्टा पैसा भी मिलेगा। जो जमीन बंजर पड़ा है, कुछ काम नहीं हो रहा। लेकिन राज्य सरकार का मोटिव क्या है ये पता नहीं है। किसको आह्वान करने के लिए कि वो अवैध प्रवेश द्वार बना के रखा है, ये तो एक बड़ा प्रश्न है। तो स्वाभाविक है, अभी हाईकोर्ट का वर्डिक्ट आया है कि 31 मार्च के अंदर वो जमीन देना होगा। देखते हैं कि ममता बनर्जी और क्या नया ढंग रोजते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने VBG राम जी को लेकर कांग्रेस के विरोध पर कहा कि हम इसके तहत परिसंपत्ति का निर्माण करेंगे। गांव में तय होगा कि ग्रामीण स्तर पर क्या निर्माण होगा। हमने 125 दिन रोजगार देने का प्रावधान किया है, ये गारंटी है। किसान जिस समय फसल की बुआई करेगा, कटाई करेगा, उस समय इसे बंद करेंगे ताकि किसान को मजदूर मिल सके। ये सारे प्रावधान किए गए हैं। मजदूर आएगा तो उसकी डिजिटल एंट्री होगी, पक्का काम होगा और मजदूर भी काम करने आएंगे। ये योजना मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। खाने को नहीं मिल रहा। पहले भ्रष्टाचार होते थे, जॉब कार्ड लोगों के घरों में मिलते थे। कोई मुंबई में काम कर रहा है और उसका यहाँ जॉब कार्ड बन जाता था। कोई चेन्नई में नौकरी कर रहा है, उसका जॉब कार्ड यहाँ बन जाता था। लोगों के घरों में लाखों जॉब कार्ड मिले। पहले भ्रष्टाचार होता था। आज आप मुझे कोई भी बता दे कि पहले नरेगा के अंदर निर्माण हुआ है और आज कोई खड़ी है, बता दो। कोई पॉइंट बनाया है, बता दो। हम ऐसी परिसंपत्तियों का निर्माण करेंगे। गांव में तय होगा कि हमारे गांव में क्या बनना चाहिए।
गांव ग्रामीण स्तर पर तय होने के बाद 15 दिन में रोजगार देना शुरू करना है, गारंटी है इसकी। 100 दिन से बढ़ा के 125 दिन रोजगार देने का काम किया, ये गारंटी है। किसान जिस समय बुआई करेगा, कटाई करेगा फसल की, उस समय हम बंद करेंगे ताकि किसान को और मजदूर मिल सकता है। ये सारे प्रावधान इसमें हमने किया है। पेमेंट की गारंटी है, पखवाड़े के अंदर अंदर पेमेंट होगा, इसकी गारंटी है। पेमेंट पखवाड़े के अंदर नहीं किया, जो मजदूर काम करेगा उसका पेमेंट समय पे नहीं होता है तो उसको पेनल्टी देने का प्रावधान हमने किया है। मजदूर आएगा तो डिजिटल उसकी एंट्री होगी, ये भी सुनिश्चित किया है। तो पक्का काम होगा, मजदूर भी आएगा काम पर और परिसंपत्ति का निर्माण होगा, तो वो एक विकसित भारत की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। सरकार मानदेय भी बढ़ाएगी क्या इसमें? अरे कमाल है, रोजगार में मानदेय भी बढ़ेगा, सब कुछ होगा। मजदूर को पेमेंट मिलेगा। पहले मुझे बता दो किसको 200 रुपये मिलता था? मजदूर काम करता था दिन भर, लेकिन पैसा उसको पूरा मिलता था क्या? हमने पेमेंट की गारंटी की है। तो ये सब काम है। बीबी जी राम जी बहुत अच्छा है। आज माघ पूर्णिमा है। आपको 3 तस्वीर हम आपको दिखाएंगे प्रयागराज, हरिद्वार और वाराणसी की, जहां माघ पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालु गंगा में पावन स्नान और पूजा अर्चना किए। माघ की पूर्णिमा के पावन अवसर पर राजघाट गंगा तट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी, जहां सुबह 4 बजे से ही स्नान के लिए पहुंचने वाले भक्तों का सिलसिला लगातार बढ़ता गया और देखते ही देखते गंगा घाट आस्था के जन सैलाब से भर गया। दूर दराज के क्षेत्रों, मुरादाबाद के विलारी क्षेत्र, बरेली क्षेत्र और बदायूं के विलसी और बिसौली क्षेत्र से बड़ी संख्या में श्रद्धालु ट्रैक्टर, ट्रॉली और अन्य वाहनों से रात में ही गंगा तट पर पहुंचे और वहीं निवास किए और ब्रह्म मुहूर्त में विधिवत स्नान करते हुए नजर आए। उड़ीसा की पुरी की बात करें तो विश्व प्रसिद्ध रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने केंद्रीय बजट 2026 की प्रस्तुति का स्वागत करते हुए रेत कलाकृति बनाई है। ये देखिए, बहुत ही सुंदर कलाकृति उन्होंने बनाई है। ये पुरी के तट पर बनाई गई है, जहां पर रेत से कलाकृति उनकी खास विशेषता है और अपने हाथों से जिस तरह से रेत से वो अद्भुत कलाकृति करते हैं और अपडेट कलाकृति करते हैं। और आज बता दें कि विश्व प्रसिद्ध रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने, मशहूर रेत कलाकार हैं, केंद्रीय बजट 2026 की जो प्रस्तुति हुई, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया है, उसको देखते हुए, उसको लेते हुए ये एक बहुत ही बेहतरीन झलक आप देख रहे हैं और इस प्रस्तुति का स्वागत किए हैं। और इसको रेत कलाकृति, रेत से ही उन्होंने एक बहुत ही बेहतर कलाकृति बनाई है। ये बहुत ही मशहूर विश्व प्रसिद्ध रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक के द्वारा ये प्रस्तुति दी गई है। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।